आज हम लोग एक कहानी है ममता और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आज हम लोग इसके सारांश को देखेंगे। देखिए, सारांश का मतलब होता है कि किसी भी कहानी को या कोई भी विधा हो उसको जब हम छोटा करके लिखते हैं तो सारांश कहते हैं। सारांश में हम शब्दों को कम कर देते हैं, लेकिन जो कहानी में जो बात रहती है वो पूरी की पूरी आती है। देखिए, सारांश आपको जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आप बोर्ड की परीक्षा देने जाते हैं तो उसमें प्रश्न 3 जो होता है वो गद्यांश पर ही आधारित होता है। गद्यांश दिया रहेगा और उसमें कुछ नीचे अंडरलाइन रहती है, रेखाएं खींची रहती हैं और कहता है कि रेखांकित भाग की व्याख्या कीजिए। और देखिए, गद्यांश को तभी आप अच्छे से व्याख्यायित कर सकते हैं जब आपको कहानी पता रहे पूरी, क्योंकि व्याख्या करने के लिए सिर्फ उसी पैराग्राफ से कभी कभी काम चल जाता है और कभी उसके पहले की बात भी हमको जाननी होती है। इसलिए आप सारांश को ध्यान रखिए, यानी कि कहानी को ध्यान रखिए कि आखिर कहानी में बात क्या कही गई है। तो चलिए, मैं आपको छोटे में, मैंने कहानी को छोटे में लिखा है, सारांश लिखा है और आपको मैं इस सारांश को सुनाता हूँ। आप ध्यान से सुनिए और देखिए कि आखिर इस कहानी में क्या कहा गया है। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामण की अकेली पुत्री है, जो बचपन में ही विधवा हो गई है। एक दिन सुबह वह अपने दुखों में डूबी हुई थी, तभी उसके पिता चूड़ामणि उसके पास अपने 10 सेवकों के साथ आ जाते हैं, जिनके हाथ में बड़े बड़े थाल हैं। उन सेवकों के हाथ में बड़े बड़े थाल हैं। ममता यह सब देखकर पूछती है, पिताजी यह सब क्या है? जब ममता पूछती है कि पिताजी यह सब क्या है, चूड़ामणि सभी थालों के ऊपर से कपड़ा हटा देते हैं और ममता यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि सभी थाल स्वर्ण आभूषण सोने से भरे हुए हैं। वह यानी ममता पूछती है, पिताजी यह सब क्या है? इतना सोना आया कहाँ से? चूड़ामणि कहते हैं ममता से कि बेटी यह सब तुम्हारे लिए है। ममता कहती है, हमारे लिए? चूड़ामणि कहते हैं, हाँ बेटी, यह सब तुम्हारे लिए है। ममता कहती है, लेकिन क्यों पिताजी? चूड़ामणि कहते हैं, क्योंकि अब सामंतवाद वंश का अंत समीप है। शेर शाह ने रोहितास का जो दुर्ग है उसके ऊपर आक्रमण कर दिया है और कभी भी इस पर अधिकार कर सकता है और फिर मेरा मंत्री पद जो है वो छीना जा सकता है, चला जाएगा, हम गरीब हो जाएंगे। इस पर ममता ने कहा, पिताजी, उन दिनों की विपदा के लिए इतना सब कुछ? क्या इस पृथ्वी पर कोई भी हिंदू जिंदा नहीं रहेगा जो हम ब्राह्मणों को भीख दे सके? पिताजी यह सब अनुचित है। ममता ने कहा कि पिताजी यह सब गलत है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और तभी शेर शाह का आक्रमण हो जाता है, जिसमें चूड़ामणि जो है वो मारे जाते हैं। चूड़ामणि मारे जाते हैं, ममता के पिता मारे जाते हैं। किंतु ममता बचकर निकल भागती है और वाराणसी में मौर्य तथा गुप्त शासकों के द्वारा जो भवन बनवाए गए थे, जो घर बनवाए गए थे, अब वो टूट करके खंडहर हो चुके थे। वहीं एक झोपड़ी में ममता घर बना करके रहने लगती है और ईश्वर भक्ति में अपना समय बिताने लगती है। एक दिन वह ईश्वर का शाम का वक्त था, दिया जलाई हुई थी और कुछ ईश्वर के पाठ पढ़ रही थी, ईश्वर के कुछ भजन कर रही थी। तभी एक घायल व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है, माता, मुझे शरण चाहिए। ममता पूछती है, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मुगल हूँ और शेर शाह से पराजित होकर घायल हो गया हूँ। रात बहुत अंधेरी है। वह मुगल शासक कहता है, रात बहुत अंधेरी है, मेरा घोड़ा भी थक गया है और मेरे साथी मुझसे छूट गए हैं या बिछड़ गए हैं। मुझे रात भर के लिए आश्रय चाहिए, मुझे रात भर के लिए सहारा चाहिए। ममता ने सोचा, यह भी क्रूर है और शेर शाह भी क्रूर है, इसलिए पहले ममता तो सोचती है और मना कर देती है कि नहीं, मैं तुम्हें आश्रय नहीं दे सकती।
परंतु वह सोचती है मैं एक ब्राह्मणी हूँ और शरण में आए हुए को आश्रय देना मेरा कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकती। उसने घायल मुगल को झोपड़ी के अंदर रहने के लिए कह दिया और स्वयं वो दूसरे खंडहर में चली जाती है। और जब सुबह होती है तो ममता पर जो पत्थर से वो खंडहर थे उनके दरार में से देखती है कि बहुत सारे घुड़सवार उसकी झोपड़ी के चारों तरफ घूम रहे हैं। तभी वह आदमी झोपड़ी के बाहर निकलता है और कहता है मिर्जा उस स्त्री को ढूंढो। ममता बहुत डर जाती है। वे सब उसे बहुत खोजते हैं लेकिन ममता वहाँ से भाग जाती है और उन्हें नहीं मिलती है। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि मिर्जा मैं उस स्त्री को कुछ दे नहीं सका। वो जो मुगल था वो कहता है कि मिर्जा मैं उस स्त्री को कुछ नहीं दे सका, तुम उसका घर बनवा देना, भूलना नहीं। इस घटना को हुए बहुत दिन बीत गए, ना कोई घर बना ना कुछ हुआ। और अब ममता 70 साल की एक विधवा है, बूढ़ी हो गई है, 70 साल की हो गई है। उसकी तबीयत बहुत खराब है और कुछ स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हैं, उसकी सेवा कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ममता स्वयं हमेशा लोगों के दुखों में सेवा करती रहती थी। तभी अचानक एक घुड़सवार आता है और कहता है कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है उसके अनुसार यही वह जगह है, लेकिन बुढ़िया तो मर गई होगी। अब वो पूछे किससे कि एक दिन शहंशाह हुमायूं, देखिए यहाँ नाम पता चल गया कि वो जो मुगल शासक था वो हुमायूं था। हुमायूं किस छप्पर के नीचे आश्रय पाया था। ममता को उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। ममता ने उसकी आवाज़ को सुना और अपने पास बैठी हुई स्त्रियों से उसे बुलाने के लिए कहा। वह घुड़सवार वहीं ममता के पास आया। ममता ने कहा मैं नहीं जानती वह कौन था। वह कोई मुगल सम्राट था या कोई साधारण आदमी, पर एक दिन वह इसी झोपड़ी के नीचे रहा, इसी झोपड़ी में आराम किया था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, डरती रही। अब मैं इस अपनी झोपड़ी को छोड़कर जा रही हूँ। तुम चाहे इस पर मकान बनवाओ या महल। और इतना कहते ही ममता मर जाती है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वहाँ पर एक भव्य बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण किया गया और उस पर एक पत्थर, एक शिलालेख लगवाया गया और उस पर लिखा गया, उस पत्थर पर लिखा गया, सातों देशों के नरेश शहंशाह हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया है, पर उस पर ममता का कहीं नाम नहीं था। जब हुमायूं ने कहा था कि यहाँ एक इसका बुढ़िया का घर बनवा देना, तो हुमायूं तो मर गया, लेकिन जब उसके बेटे ने वहाँ पर मंदिर बनवाया तो वहाँ पर ममता का कहीं भी नाम नहीं था। और यहाँ पर इस तरह से कहानी आपकी ख़त्म हो जाती है। अब ये सारांश था कहानी का। आप इसको 1-2 बार सुनिए और फिर अपने आप से लिखने का प्रयास कीजिए, और फिर जब भी व्याख्या आएगी परीक्षा में तो आप आराम से कर ले जाएंगे, क्योंकि व्याख्या में कुछ ऊपर की चीज़ें, नीचे की चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, आज इतना ही। मेरे साथ ही बने रहिए। आगे हम किसी एक और कहानी का सारांश लेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे।